ठीक है। कॉनिकल वेसल इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ अ सर्कुलर शीट ऑफ गोल्ड, मतलब एक सर्कुलर शीट है, ठीक है। रेडियस 1 गिवन है इसका, रेडियस 1 गिवन है, गोल्ड ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है। हाउ मच सेक्टोरियल एरिया इज टू बी रिमूव, इसमें से क्या अपने को एक सेक्टर का एरिया रिमूव करना है, एक सेक्टर का एरिया रिमूव करना है। सेक्टर मतलब लेट्स से ये वाला एरिया अपन ने रिमूव कर दिया है ना, ये एरिया रिमूव कर दिया, मतलब ये जो शेडेड वाला पार्ट है ना, ये हटा दिया अपन ने। ये हटा के ये जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है इसको कोन में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कोन कैसे बना होगा, कोन कैसे बना होगा, मतलब यूं समझ लो कि इसके टॉप को अपन ने यहां से ऐसे उठा दिया होगा, तो इसके टॉप को यहां से उठा दिया होगा और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दिया होगा। आ रहा क्या समझ में, इसको यहां से उठा के इन दोनों को ऐसे मिला दिया होगा, तो ये आपका कोन में कन्वर्ट होगा, ये कोन में कन्वर्ट होगा, है ना। लेट्स से ये एंगल ले लेते हैं थीटा, और ये लेंथ अपन मान लेते हैं एल, ठीक है। इस पूरे का सरकमफ्रेंस रहा होगा, पूरे का सरकमफ्रेंस रहा होगा 2 पाई आर, पूरे का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर रहा होगा, 2 पाई आर माइनस थीटा, तो थीटा नहीं एल, सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूं, 2 पाई है, 2 पाई, तो वो जो 2 पाई माइनस एल होगा, वो जो 2 पाई माइनस एल होगा, वो आप बता सकते हैं इसके लिए क्या बनेगा, वो 2 पाई माइनस एल इसका क्या बनेगा, 2 पाई एल बेस बेस, हाँ बेस, वो एग्जैक्टली इसका बेस बन जाएगा, राइट। तो लेट्स से मैं इसके बेस का रेडियस आर मान लेता हूं, और लेट्स से इसकी हाइट अपन एच मान लेते हैं। अपने को मैक्सिमम क्या करना है पहले ये देख लेते हैं अपन, फ्रॉम द सो द वेसल हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। कौन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इसको मैक्सिमम करना अपने को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को मैक्सिमम करना है, ठीक है। आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, ठीक है। और निकालना क्या अपने को, प्रिपेयर सर्कुलर शीट यूनिट रेडियस, हाउ मच सेक्टोरियल एरिया, थीटा और एल में रिलेशन बता सकते हैं, थीटा और एल में रिलेशन बता सकते हैं आप, थीटा इक्वल टू एल, थीटा इक्वल टू एंगल, क्योंकि रिलेशन होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस रेडियस, 1 है, है ना, तो L अपॉन 1, तो थीटा इज इक्वल टू L हो गया बेसिकली, सीधा सीधा अपने पास थीटा इज इक्वल टू L हो गया, ठीक है। अब R, अब कांस्टेंट क्या है अपने पास, देखो क्या है इसमें, ये कौन गिवन है, तो कौन गिवन है इसका मतलब अपने पास वेरिएबल, देखो अब वेरिएबल क्या है इस क्वेश्चन में, इधर से देखेंगे तो R और H वेरिएबल है ना, R भी वेरिएबल है, H भी वेरिएबल, और इधर से देखोगे तो थीटा या L, थीटा वेरिएबल बोल सकते हो या एल भी वेरिएबल बोल सकते हो, थीटा और एल दोनों वेरिएबल बोल सकते हो, नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जैक्टली निकालना क्या है, आपने को यही बताना है कि हाउ मच सेक्टोरियल एरिया इज टू बी रिमूव्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच सेक्टोरियल एरिया इज टू बी रिमूव्ड, मतलब कितना सेक्टोरियल एरिया, मतलब ये थीटा में कितना रखूं, क्योंकि थीटा ज्यादा लेंगे एल ज्यादा आएगा, इसका ये कम होगा, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग एच चेंज होता जाएगा, तो थीटा कम ज्यादा करने के साथ साथ इसका वॉल्यूम कम ज्यादा होता जाएगा, तो बेसिकली वेरिएबल जो है वो थीटा है, थीटा कनेक्टेड विद एल, एल कनेक्टेड थीटा एंड एल कनेक्टेड विद एच एंड आर, और थीटा इक्वल्स टू एल मेरे पास आ गया, ठीक है। अब आर और एच को मैं थीटा के टर्म्स में ले लेता हूं या एल के टर्म्स में ले लेता हूं, एल या थीटा किसी के टर्म्स में ले लेता हूं, कैसे लेंगे, ठीक है। इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू, बताओ इस 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना होगा, इसके टर्म्स में बात करें तो ये पूरा 2 पाई आर माइनस एल, माइनस एल, 2 पाई यस माइनस सर, एल। बोलो बच्चों ये वाली बात आ गई कि नहीं समझ में, ये 2 यस पाई आर, सर, तो ये 2 पाई आर इसके बेस का सरकमफ्रेंस हुआ है, ठीक है, इसके बेस का सरकमफ्रेंस हुआ है, ठीक है। कौन का आर भी 1 होगा ना, नहीं कौन का आर 1 क्यों होगा, कौन का आर 1 क्या क्यों होगा, आप बता सकते हो कौन के लिए ये 1 क्या बनेगा, कौन के लिए ये 1 क्या बनेगा, अपन ने जैसे कौन बनाया Slant height. है, लेंथ, यस सर, Slant यस सर, height.
स्लैंट हाइट बनेगा यस सर। ये बनेगा वो उसके लिए, ये थोड़ी ना बनेगा भाई, आपने ऐसे उठाया है ना, समझ रहे हो बात को, आपने क्या इसको टॉप को यहां से ऐसे उठाया है, तो वो 1 तो ये बना ना आपका, है ना, ये तो ये बना अपने पास, आएगी नहीं बात समझ में, है ना। एच नहीं बनेगा, नहीं नहीं नहीं, एच भी नहीं बनेगा, फिर कोई बच्चे एच बता रहे हैं, ठीक है श्रेयांश, एच नहीं बनेगा, स्लैंट हाइट बनेगा कोन की। अरे भाई जैसे आप यूं उठाओगे इसको ऐसे, तो 1 ये वाला हाइट, वर्टिकल हाइट थोड़ी ना 1 गई है, 1 इज नॉट द वर्टिकल हाइट, ठीक है, 1 इज नॉट द वर्टिकल हाइट, ठीक है, आ रही है कि नहीं बात समझ में। भाई जैसे आप किसी भी पेज को जब ऐसे उठाएंगे अपन बीच में से ऐसे करके, तो ये जो कोण बनेगा, तो ये उसका जो ये रेडियस है, ये एक तरह से उसका स्लैंट हाइट बनेगा, इसलिए, है ना। हाँ, तो इसलिए वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक। तो एच आर और 1 का रिलेशन यहां से आ जाएगा। तो अब अपन एक काम कर सकते हैं, देखो आर को आप एल की फॉर्म में ला सकते हैं, कैपिटल आर की वैल्यू एल की फॉर्म में आ जाएगी, आर इज इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस एल अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब आर की वैल्यू तो एल की फॉर्म में आएगी और एच की वैल्यू आर की फॉर्म में यहां से लिख देते हैं अपन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो अब अपन चाहे तो एक काम कर सकते हैं कि सीधा सीधा अपन आर की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ठीक है, आर की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं, आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, आर इसमें रखेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो आर की वैल्यू पहले रख के फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर अपन इतना बड़ा क्यों करें, अपन तो सीधा आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर यहां रख देंगे, आर से एल आ जाएगा, एल से थीटा आ जाएगा, थीटा से एरिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, dv बाय dr इज इक्वल टू 1/3 पाई इनटू प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, 2r अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसा का ऐसा गया, प्लस आर स्क्वायर कांस्टेंट इसका आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, और 1 माइनस आर स्क्वायर का आएगा -2r, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको कर देते हैं 0, ठीक है। यहां पे इस पूरी टर्म को ले जाते हैं उधर, तो मेरे पास आगे ये तो उधर चला ही जाएगा, 2r अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, एक r यहां से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बच गया, इसको इधर लेके जाएंगे, नीचे वाला नहीं दिख रहा है कि इधर लिख देता हूं मैं, इधर लेके जाएंगे तो 2 माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 आ जाएगा, ठीक है। एरिया आप बता सकते हैं बच्चों, एरिया कितना होगा यदि यहां पे थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, हाउ मच सेक्टोरियल एरिया इज टू बी रिमूव, मतलब ये आपने जो सेक्टर हटाया है उसका एरिया आपको बताना है कि कितना एरिया है। तो बता सकते हो बच्चों उसका कितना, इस थीटा के एरिया करस्पॉन्डिंग एरिया कितना होता है, थीटा के करस्पॉन्डिंग एरिया कितना होता है, यदि कोई थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर, नहीं याद है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाँ, आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। किसी भी सर्कल में थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग यदि आपको एरिया निकालना हो, ठीक है, तो हाफ आर स्क्वायर, आर तो इसका 1 है, थीटा ये है, थीटा इज इक्वल टू एल है, मतलब हाफ एल हो जाएगा, और एल की वैल्यू वहां से अपन एल की वैल्यू निकाल लेते तो अपन सीधे, तो एल की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 पाई 1 माइनस आर कितना आया अंडर रूट ऑफ 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/2 इंटू एल 2 पाई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2/3, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, बोलो बच्चों, फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार ब्रीफली क्या क्या अपन ने करा है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना था कि इस एरिया में से एक सेक्टर को हटाना था, तो अब सेक्टर का डायमेंशन क्या है, थीटा या उसकी आर्क लेंथ,
कुछ भी एक चीज मान लो आप, या तो थीटा मान लो कि भाई कितना एरिया, कितना सेक्टर, कितना आर्क लेंथ वाला हटाना है, तो इसको थीटा मान लिया, इसका रेडियस 1 था। जैसे इसको थीटा माना तो ये वाली जो लेंथ बची मेरे पास 2 पाई माइनस एल बच गई। वो 2 पाई माइनस एल लेंथ जो है वो इसका बेस बन जाएगा, इसका बेस। इसका रेडियस मैंने आर मान लिया, तो इसका बेस इक्वल टू आर। तो आर और एल कोई भी एक चीज आ जाएगी तो दूसरी चीज मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने अब क्या करा, पूरी कैलकुलेशन इधर से वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था, वॉल्यूम निकाल लिया, एच और आर का रिलेशन यहां से निकाल लिया मैंने। ठीक, डिफरेंशिएट करा, आर आ गया, आर आ गया तो आर से मेरे पास एल आ गया, और एल से एक तरह से थीटा आ गया, थीटा से मेरे पास एरिया आ जाएगा। सर वो फॉर्मूला कैसे लिखा, हाफ बेस हाइट, ये वाला फॉर्मूला लिखा? कौन सा, ये वाला? नहीं ये सर वाला, उधर। ये हाँ ये वाला। ये तो एक सिंपल यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो ना, जैसे पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये है ना, और ये पूरा सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 2 पाई। तो यूं समझ लो, यूनिटरी मेथड याद है, 2 पाई के करोस्पोंडिंग एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 1 रेडियस के करोस्पोंडिंग एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर by 2. अपॉन 2 पाई। तो थीटा एंगल के करोस्पोंडिंग एरिया कितना है, इनटू थीटा, तो वो हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, यस सर। चलो लिख लिया। 2 मिनट सर, 2 मिनट। यस। नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं, अब इसमें ना जैसे एक तो
कॉन्केविटी की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आता हूँ। दो तीन छोटी छोटी चीजें और इसमें बची हुई है अपनी, पहले उसको पूरा कर लेते हैं अपन। कॉन्केविटी, ठीक है। जैसे जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आप निकालते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता लगता है, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन आप करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली दो चीजें पता लगती है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगा, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट अपने को पता लगा। अब मान लीजिए कि फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में तीन पॉसिबिलिटी बनती है। मान लो आपने y fx निकाला और y fx से आपने f' करा, तो आपको तीन चीजें पता लगेगी। इंक्रीजिंग मान लो पता लगा, तो इंक्रीजिंग में तीन पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ ऐसा भी जा सकता है, ग्राफ ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है इंक्रीजिंग में। सेम यदि मैं डिक्रीजिंग की बात करूं, सेम यदि मैं डिक्रीजिंग की बात करूं, तो ग्राफ ऐसा भी जा सकता था, ऐसा भी जा सकता था, ऐसा भी जा सकता था। तो f' पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, उससे केवल आपको यह पता लगेगा कि ग्राफ या तो इन तीनों में से कोई एक है या इन तीनों में से कोई एक है। अब f"x अपने को एग्जैक्टली ये बताएगा, f"x जो है वो अपने को एग्जैक्टली ये बताएगा कि f"x f"x अपने को एग्जैक्टली ये बताएगा कि इन तीनों में से भी जो ग्राफ आ रहा है वो एग्जैक्टली ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। कैसे पता लगेगा, ठीक है, कि आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मतलब इनफैक्ट दो नहीं, चार पॉसिबिलिटी है। आप बेसिक चीज समझ लें, फिर चार में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी आ जाए, हर पॉसिबिलिटी को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। मान लो f', इस वाले में f'(x) ग्रेटर देन 0, f'(x) ग्रेटर देन 0, उसके बाद f"x भी यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए, या f"x लेस देन 0 आ जाए। f'(x) ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग, मतलब इन तीन में से कोई एक पता लगा। f"x भी यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ग्राफ आपका इस टाइप का जाएगा, और f"x लेस देन 0 आ जाए तो ग्राफ आपका इस टाइप का जाएगा। मींस दिस इज कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉनकेव अप, एंड दिस इज कॉनकेव डाउन, दिस इज कॉनकेव डाउन, ठीक है। और बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा इसमें है। ये ग्राफ जा रहा है कब, जब आपका f'(x लेस देन 0 आ जाए, और f'(x लेस देन 0 के साथ भी अगेन दो पॉसिबिलिटी है कि यदि f'(x लेस देन 0 में इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। यदि f"(x पॉजिटिव आ जाए और f"(x नेगेटिव आ जाए, तो f"(x यदि पॉजिटिव आ जाए, f"(x यदि पॉजिटिव आ जाए तो ग्राफ ऐसा जाएगा, और f"(x नेगेटिव आ जाए तो ग्राफ ऐसा जाएगा आपके पास। दिस इज कॉनकेव अप, अगेन कॉनकेव अप, एंड दिस इज कॉनकेव डाउन। और इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको, एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं कि जैसे अपन ने मैक्सिमा मिनिमा निकाला था, मैक्सिमा मिनिमा में अपन ने जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करा था, याद है डबल डेरिवेटिव टेस्ट? तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में आपको ये बताया था, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में, कि f"(x) यदि पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, और f"(x) नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, है ना। तो मैक्सिमा में आपका ग्राफ कैसा बन रहा था, याद आ रहा है? मैक्सिमा में ग्राफ ऐसा बन रहा था, मिनिमा में ग्राफ ऐसा बन रहा था। मैक्सिमा अपन ने कब बताया था, जब f"(x) नेगेटिव था, और मिनिमा कब बताया था अपन ने, जब f"(x) पॉजिटिव था, ठीक है। बस यही चीजें बेसिकली आप ध्यान से देखो, तो जब f"(x) पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स बन रहा है, ओपनिंग अपवर्ड्स मतलब कॉनकेव अपवर्ड्स। तो f"(x) पॉजिटिव
तो कॉनकेव अपवर्ड्स, ये रहा एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ऐसा, ये थोड़ा मैंने एक गलत बना दिया। कौन सा गलत बन गया? ये वाला, ये ऐसा जाएगा ना, इसमें इंक्रीजिंग बनाना ना, मुझे इंक्रीजिंग बनाना है। ऐसा, ठीक है। और ये वाला आप बोले स्ट्रेट लाइन मतलब एफ डबल डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0। हाँ बेसिकली देखो, ये जो एफ डबल डैश एक्स का जो अपन ने कंक्लूजन निकाला है ना, ये स्लोप को देख के ही निकाला है। हर कंक्लूजन अपना केवल और केवल स्लोप पे बेस्ड है। हर कंक्लूजन केवल और केवल अपना स्लोप पे बेस्ड है कि बेसिकली स्लोप कैसे चेंज हो रहा है ना। जैसे एक सिंपल सी चीज बताता हूं, मान लो जैसे इस वाले ग्राफ में, एक ग्राफ में बताता हूं, मान लो यहां पे मैं टेंजेंट बनाता तो ऐसी टेंजेंट बनती, यहां पे टेंजेंट बनाता तो ऐसी बनती, फिर यहां पे बनाता तो ऐसी बनती, है ना। इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप और ज्यादा है, और इसका स्लोप और ज्यादा है, ठीक है। स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब किसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है? एफ डैश एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। स्लोप बढ़ने का मतलब किसकी वैल्यू बढ़ रही है? बेसिकली एफ डैश एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एफ डैश एक्स की। और एफ डैश एक्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब यह हुआ कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब यह हुआ कि उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। भाई एफ डैश एक्स से अपने को स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही पता लगता है ना, तो स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? यस सर। है ना। तो एफ डबल डैश एक्स देखकर अपन एग्जैक्टली कॉन्केविटी का पता लगा सकते हैं कि ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव डाउनवर्ड्स किस टाइप का है, ठीक है। जैसे इसका एक यूज बताता हूं मैं आपको कि अपन इसको कहां पे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। हाँ लिखना है ना, ये लिखो ना, लिखना है ये।
जैसे इसका यूज मैं बताता हूं आपको। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया है जैसे इफ fx is increasing function for all x belongs to R such that f double dash x greater than 0, then fx1 plus fx2 by 2 और f of x1 plus x2 by 2। ठीक है, इसके बीच में आपको साइन बताना है कि इसके बीच में साइन ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, या किस टाइप का साइन इसके बीच में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। तो मैंने क्या देखा कि fx इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्राफ ऐसा बना, और f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 तो कॉनकेव, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 तो कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स। बोलो बच्चों, कोई डाउट? ये दो कंक्लूजन तो सबको क्लियर हो गए ना? ठीक है, fx इंक्रीजिंग था तो इसलिए इसी डायरेक्शन में जाना था, और f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 था तो कॉनकेव अपवर्ड्स था। ठीक है, चलो यस सर। अब fx1 प्लस fx2 और fx1 प्लस fx2 के बीच का सिंबल आपको बताना है कि इसके बीच में कुछ इसने x1 x2 के बारे में दिया कि नहीं, x1 x2 कैसा साइन आएगा, है ना। लेट्स से मैं यहां पे x1 मान लेता हूं, मतलब इसमें लिख सकते हो x1 x2 बिलोंग्स टू R, x1 x2 बिलोंग्स टू R, किसी को भी x1 मान सकते हो, किसी को भी x2। लेट्स से यहां पे x1 मान लेते हैं, यहां पे x2 मान लेते हैं, ये y बराबर fx है ना। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और पूरा ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफिकली है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है आपको, पूरा ग्राफिकली है ना। यूज समझना है कि मतलब बेसिकली f डबल डैश x का यूज कैसे कर रहे हैं अपन, f डबल डैश x का यूज कैसे कर रहे हैं, x1 तो ये पॉइंट क्या होगा, x1 fx1, ये पॉइंट क्या होगा x2 fx2, है ना। अब ये वाला पॉइंट बता सकते हो बच्चों fx1 प्लस fx2 बाई 2 कौन सा होगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, वेरी गुड। ये यहां से यहां तक ज्वाइन करा ए बी, तो यदि मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं तो इसका मिड पॉइंट मेरे पास आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरे पास आता है इसके मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट आता है मेरे पास fx1 प्लस fx2 बाय 2। बोलो बच्चों, ये आता यस सर। है ना, ये आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये बताओ कि ये चीज कहां से निकलेगी, f ऑफ x1 प्लस x2 बाय 2 ये कहां से निकलेगा? ये 0 हो जाएगा शायद। क्यों? ये x1 और x2 की लाइन पे है ना, x1 प्लस x2 बाई 2। तो 0 कैसे हो गया? 0 तो बोल रहे हो मतलब? नहीं मतलब शायद शायद। नहीं, 0 क्यों होगा? 0 तो मतलब भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या ओरिजिन कहीं पे तो है नहीं पॉइंट। इसको मतलब ग्राफिकली समझने की कोशिश करो, ये कि पॉइंट ग्राफिकली एग्जैक्टली क्या है, वहां पे वैल्यू है, तो सीधे मतलब वो कंपैरिजन हो जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है इस वाले पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट, है ना। इस पॉइंट के जो मैंने यस सर। कोऑर्डिनेट निकाले हैं, मिड पॉइंट जो भी है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ये वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये बताओ कि ये क्या होगा ताकि मैं इसका इससे डायरेक्टली कंपैरिजन कर पाऊं।
दिख रहा है कुछ? सपोज करो यदि मैं यहां पर एक लाइन बना दूं ऐसी, है ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना? यस सर, यस सर। नहीं, इक्वल साइन नहीं है ना? मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस x2 बाई 2 0 हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मतलब बड़ा कंसेप्चुअल चीज है, मतलब है बहुत सिंपल चीज लेकिन दिखने की बात है बस। अब आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 होगा कि नहीं? बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा ना? अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? f of x1 plus x2 by 2। यस सर, ये आएगा। ये पॉइंट कहां पर है? y is equals to fx पर है, तो यदि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा fx1 plus x2 by 2। और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट था, ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली शुड बी ग्रेटर देन इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से ग्रेटर होना चाहिए। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर है सबको, है ना? और पूरा आप यदि आप ध्यान से इस पूरे केस को समझे ना, तो पूरा इसमें कॉन्केविटी का खेल है। आप इसको उल्टा कर दोगे तो भी आपका आंसर उल्टा आएगा, क्योंकि आप देखो जैसे ये कॉनकेव अपवर्ड्स की जगह आप सोचो, आप बोलो कि क्यों सर? भाई अभी जैसे कॉनकेव अपवर्ड्स है, यदि सेम चीज में कॉनकेव डाउनवर्ड्स पे लेता, ऐसा लेता, तो ये वाला पॉइंट ऊपर आता, ये वाला पॉइंट नीचे उल्टा आता, साइन हो जाता है ना? तो फिर आपका साइन चेंज हो जाता। तो पूरा कॉन्केविटी का खेल है इसमें, कॉन्केविटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों चीजों का खेल है इसमें, इसलिए। ठीक है, एक इसका एक्सटेंड पार्ट मैं आपसे पूछता हूं, सेकंड पार्ट, दो पार्ट पूछता हूं, मैं कराऊंगा नहीं, आप ओरली समझ लेना उसको, ठीक है, ताकि एक इस पर थोड़ी सी आगे की बात हो जाएगी। सेम क्वेश्चन, सबको सेम देके, यदि मैं ऐसा पूछता, यदि मैं आपसे बोल देता कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन क्या थॉट प्रोसेस लगाते हैं? सेम क्वेश्चन यदि मैं ऐसा पूछ लेता, तो आप क्या थॉट प्रोसेस लगाते हैं? फर्स्ट वाले में क्या लगाते, सेकंड में क्या लगाते हैं? फर्स्ट में मैं बताता हूं आपको, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। यहाँ ये वाली बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं? यहां तक की बात, कहां पे किसका y कोऑर्डिनेट यस आया, सर। है ना? ठीक है, क्योंकि इसी के बाद आगे की बात करेंगे। सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस एक स्टेप आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। जो कैलकुलेशन आपने fx के साथ करी है, सेम कैलकुलेशन आपको f इनवर्स x के साथ करनी पड़ेगी, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, सेम कैलकुलेशन यदि मैं f इनवर्स के साथ करूंगा तो आई विल गेट दिस रिजल्ट। तो अब f इनवर्स से क्या कंक्लूजन में क्या चेंज आएगा? एक रूल याद है आपको, फंक्शन में बताया था कि fx और f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है, मिरर होता है एक दूसरे। हाँ, वो y इज इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होता है। fx और f इनवर्स x का ग्राफ y इज इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होता है, करेक्ट? तो लेट्स से यदि आप ये fx का ग्राफ मान रहे हैं, तो f इनवर्स x का ग्राफ मतलब कहीं पर ही बना लो। आप बोलो कि सर ये लाइन y इक्वल टू x थोड़ी ना, हाँ ये नहीं है, पर इतना तो कंफर्म है ना, कहीं पर भी बना लूं मैं, आप ऐसा सोच के देखो, कहीं पर भी मैं ऐसा इधर बनाऊं, चाहे इधर बनाऊं या इधर बनाऊं, लेकिन जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा, मान लो ये ग्राफ है, तो जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो तो ऐसी बनेगी ना। यस सर, कॉनकेव डाउनवर्ड बढ़ेगा। अपवर्ड्स, मेन थॉट ये है कि कॉनकेव अपवर्ड्स की मिरर इमेज हमेशा कॉनकेव डाउनवर्ड चली जाएगी, और कॉनकेव डाउनवर्ड चली जाएगी तो अपना ग्राफ ऐसे की जगह ऐसा चला जाएगा, तो ऑलमोस्ट अपना कंक्लूजन रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? सब कुछ बाकी तो सेम ही है, क्योंकि तो कंक्लूजन रिवर्स हो जाएगा अपने पास। ठीक है,
ये बता सकते हो सेकंड वाला अपन कैसे निकालेंगे, fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 बाय 3 और f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, इन दोनों को अपन कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ट्रायंगल बनेगा क्या? हाँ, तो ट्राइंगल से मान लो ट्राइंगल बना दिया मैंने, 3 पॉइंट ले लिए x1 इसका x2, सेंट्रोइड है भैया। हाँ उसका सेंट्रोइड है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसे आपने एक लाइन बना के उसके मिड पॉइंट को सोचा, तो ऐसे 3 पॉइंट ले लेना, ठीक है, 3 पॉइंट लोगे, एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना, ठीक, बिल्कुल जैसे आपने मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिया और फिर इस पॉइंट को यहाँ पे लिया ना, ऐसे ही ट्राइंगल का सेंट्रोइड लेना और उस पॉइंट को यहाँ पे ले लेना, दोनों कंपैरिजन हो जाएगा, और अपने को कंफर्म पता है कि सेंट्रोइड जो ट्राइंगल के अंदर ही आएगा अपने पास, उसको आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। है ना, चलिए वेरी गुड। तो लिख तो ये दोनों भी लेना। और अब जैसे अभी मैंने ये जो क्वेश्चन कराया ना, ये मैंने fx को लेके कराया है, आपको क्वेश्चन में सेम चीज fx की जगह हो सकता है वो फंक्शन दे दे कुछ, जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, मॉड्यूल में दिया हुआ है कुछ फंक्शन e पावर x के लिए सेम कंपैरिजन वो कर सकता है इस टाइप से। वैसा फंक्शन वाले बताना कैसे आएंगे। सेम सेम चीज करनी है, जहां जहां मैं f लिख रहा हूं ना, सेम वहां पे, जैसे fx की जगह मान लो e पावर x दे दिया, तो इसको e पावर x1 लिख लेना, इसको e पावर x2 लिख लेना, इसको e पावर x1 प्लस x2 बाई 2 लिख लेना, बिल्कुल सेम मॉड्यूल में दिया हुआ, एक बार ट्राई करना, हो जाएगा। सर 2 मिनट। लिख लिया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन is the point where fx have a tangent line and its concavity changes. Point of inflection is the point where fx have the tangent line and its concavity changes, right? और मैथमेटिकली मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है, मैथमेटिकली ऐसा बोल सकता हूं, fx have a tangent line and dy by dx2
इज इक्वल टू 0, ठीक है। और does not exist and changes its sign. This is the point of inflection. The point of inflection is the point where fx have a tangent line, and its concavity changes. मतलब बेसिक जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग है ना, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन अपन नेसेसरी बोलते हैं। ग्राफिकली यदि मैं आपसे बोलूं तो ग्राफिकली मैं ऐसा बोलूंगा कि उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बन जाए, fx हैव अ टेंजेंट लाइन, उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बन जाए, एंड इट्स कॉन्केविटी चेंजेस, उसकी कॉन्केविटी चेंज हो जाए, उसकी कॉन्केविटी चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कोई ग्राफ, तो यहां पे अप्रोक्स कोई पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा कि इधर ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड से, इधर ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड से, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैक्सिमा मिनिमा ये आप ले लो, यहां पे कॉन्केव अपवर्ड से और इसके बाद यहां से कहीं से कॉन्केव डाउनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। टेंजेंट भी बन सकती है, मतलब दो चीजें, उस पॉइंट पे टेंजेंट बन सकती हो, उस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी भी बने, वर्टिकल बने, हॉरिजेंटल बने, कोई एंगल पे बने, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बात करूंगा तो ये टेंजेंट बन गई, यहां पे बात करेंगे ये टेंजेंट बन गई अपने पास, ठीक है। और इसकी कॉन्केविटी चेंज होती है, और आपको अभी हाल मैंने बताया था कि बेसिकली कॉन्केविटी अपन कैसे डिसाइड करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को देख के। कॉन्केविटी कैसे डिसाइड करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को देख के। तो इनडायरेक्टली मैं यही बोल रहा हूं कि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे डबल डिफरेंशिएशन शुड बी ऑफ डिफरेंट साइन, उसके दोनों साइड पे डबल डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो डिफरेंट आना चाहिए। जैसे मैक्सिमम मिनिमम में आप क्या बोलते हो कि f डैश x का साइन चेंज होना चाहिए, है ना। आप ऐसे कंपेयर करो कि मैक्सिमम मिनिमम में अपन बोलते हैं कि f डैश x का साइन चेंज होना चाहिए, करेक्ट। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में अपन बोलेंगे कि डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए, और उस पॉइंट पे या तो डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए और या डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब तीन कंडीशन है मैथमेटिकली मैं बात करूं, fx हैव अ टेंजेंट लाइन, डबल डेरिवेटिव 0 और डज नॉट एग्जिस्ट एंड चेंजेस इट्स साइन। डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे मान लो मैं क्यूबिक की बात करूं, तो क्यूबिक का एक फिक्स है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा आएगा क्यूबिक में, हमेशा आएगा क्यूबिक में, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से y इज इक्वल टू, मैंने बोला x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कुछ भी लिख दो आप, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा आएगा, dy बाय dx 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। निकालेंगे कैसे आप डबल डेरिवेटिव, निकालेंगे कैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो वो पॉइंट निकाल लो। जैसे ये है, ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है ही सही। अब इसका d2i बाय dx 2 करा मैंने तो 6x माइनस 6, इसको 0 करा तो x इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, POI। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मैं शॉर्ट में लिखता हूं POI, ठीक है। आप बोलेंगे क्यों हुआ, देखो x इक्वल्स टू 1 पे क्या क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 पे टेंजेंट लाइन बन रही है। आप बोलोगे सर कैसे पता लगा टेंजेंट लाइन बन रही है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में हर जगह टेंजेंट लाइन बनती है, ठीक। x इक्वल्स टू 1 पे डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ठीक। एंड थर्ड x इक्वल्स टू 1 के थोड़ा सा कम रखोगे और x इक्वल्स टू 1 से थोड़ा सा ज्यादा रखोगे तो डबल डेरिवेटिव का साइन भी आपको डिफरेंट मिलेगा।
So that's why x equals to 1 is the point of inflection. ग्राफिकली ऐसा कुछ बन रहा होगा. बोलो. क्लियर है सबको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में? एक एग्जांपल और बता देता हूं. मतलब क्यूबिक में तो हमेशा फिक्स है. क्यूबिक में तो आप सीधे सीधे डबल डेरिवेटिव करो, उसको जीरो करो, तो वो जो पॉइंट आएगा दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. जैसा ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे फंक्शन आएंगे उसका कैसे करेंगे? उसमें भी सेम है. ट्रिग्नोमेट्री जैसा भी सेम है. उसमें भी वही है. तो सर बताओ एक एग्जांपल. बता देता हूं. आप sin x का ही ले लो और ग्राफ से भी दिख जाएगा. जैसे मैं बहुत सिंपल sin x का ही बता देता हूं आपको. y is equals to sin x, और sin x भी हर जगह टेंजेंट तो बनती है. dy by dx करा मैंने, cos x, फिर डबल डेरिवेटिव करा, इसको जीरो कर दिया. ये करते हैं ना डबल डेरिवेटिव जीरो. इसको सॉल्व करा तो x is equals to n पाई. ठीक है. x equals to n पाई. n पाई का मतलब क्या हुआ? 0, पाई, 2 पाई, ये सारी वैल्यू आ रही है. देखो 0 से कम रखोगे नेगेटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव देगा. 0 से ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव. 0 से ज्यादा पे पॉजिटिव देगा तो नेगेटिव आएगा. तो 0 पे इसके डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है. ये सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. यस सर. है ना. एक एग्जांपल में और बताता हूं जिसमें जो डबल डेरिवेटिव है जैसे मान लो y is equals to x की पावर 5/3. y is equals to x की पावर 5/3 है ना. अब इसमें यदि मैंने dy by dx करा 5/3 -1 2/3 आ गया. ठीक है. dy by Yes, dx आ sir. गया. d2y by dx2 करोगे अपॉन में आ रहा. 10/9 x की पावर -1/3 आएगा. ठीक है. इसको यदि मैंने जीरो करा, अब ध्यान से देखना, इसको सर ये यदि तो जीरो पूरा करा, जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो अपन अच्छा किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं पहले मैं बता देता हूं. जैसे डबल डिफरेंशिएशन है ना, तो x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पे मैं बात कर रहा हूं. x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे dy by dx इक्वल टू जीरो आ रहा है. तो टेंजेंट लाइन तो बन गई. टेंजेंट लाइन बन गई. डबल डेरिवेटिव x इक्वल टू जीरो पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है? Not defined. जाएगा. नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट. दो चीजें पॉसिबल है. डबल डेरिवेटिव जीरो भी आ जाए उस पॉइंट पर, या डज नॉट एग्जिस्ट. नॉट डिफाइंड मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो गया एक तरह से. तो यदि मैं x इक्वल्स टू जीरो की बात करूं तो इस फंक्शन में x इक्वल्स टू जीरो पर स्लोप तो बन रहा है. स्लोप तो जीरो आ रहा है, मतलब स्लोप आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट तो बन रही है. नंबर 1. नंबर 2, डबल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है and changes its sign
जीरो से कम नेगेटिव रख देंगे, नेगेटिव रख देंगे तो नेगेटिव की पावर 1/3 नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव रख देंगे तो पॉजिटिव की पावर 1/3 पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो गया, तो कैसा हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब अपने को तो बस चेंज ऑफ साइन देखना है, भले वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो या पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच fx is equals to x cube plus a minus 2x square has positive point of inflection. पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सर इसमें कुछ x की वैल्यू देंगे कि नहीं? नहीं नहीं, इसकी वैल्यू नहीं देंगे, बस वो ये बोल रहा है कि मान लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो आएगा तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। सर इंटरवल आएगा? हाँ, इंटरवल। सिंपली जो आप सिंपली कितना सा करना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लो और वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। सर ये तो कोई सी इक्वेशन बन रही है, हाँ, तो क्या हो गया? तो फिर उसके बाद क्या करना? कंडीशन लगाओ ना, कैसा चाहिए आपको, क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वैल्यू। पढ़ो, क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है, तो कंडीशन भी बहुत सिंपल बन जाएगी। सर मेरा आंसर सही है क्या? कितना आया? हाँ, A less संख्या than आ 2 तो आ गया रहा ना, तो मैंने देखा ही आंसर। प्रवीण का भी सही है, त्रिलोक का भी सही है ना, और मुस्तनसिर का भी सही है, सबका सही आया एकदम 1 नंबर। ठीक है, देखो एफ डैश क्या 0 से 2 आएगा क्या? है, 0 से 2
0 से 2 नहीं, माइनस इनफाइनाइट से 2। ये एफ डैश एक्स कर दिया मैंने। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो फिर एफ डबल डैश एक्स करा। एफ डबल डैश एक्स करा तो 6x स्क्वायर ट्वाइस a माइनस 2 करा। ठीक है, इसको 0 कर दिया। कैसे निकालते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? एफ डबल डैश एक्स को 0 करके निकालते हो ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एफ डबल डैश एक्स को 0 कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको यदि मैंने 0 कर दिया, एफ डबल डैश एक्स को, इसको 0 करा, तो 2 तो कॉमन लेके हट गया, 6x आ जाएगा, सॉरी 2 कॉमन लेके हट गया, 3x प्लस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस a बाय 3। ठीक है, पॉजिटिव, बस ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। और वो बोल रहा है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉजिटिव आना चाहिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर दो। तो ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 2 माइनस ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उसको उधर ले जाएंगे तो a लेस देन 2 हो जाएगा। तो a लेस देन 2 मतलब a की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर। क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके अलावा दो टाइप के पॉइंट और होते हैं। एक होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट और एक होता है आपका स्टेशनरी पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट है स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट is the point or y is equals to fx in given interval a to b, where f dash x equals to 0 or f dash x does not exist। ठीक है, दो चीजें इसमें। क्रिटिकल पॉइंट अपन बोलते हैं ऐसे पॉइंट को उस इंटरवल के, उस इंटरवल में, है ना, गिवन इंटरवल में, ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, जिस भी इंटरवल की अपन बात कर रहे हैं, उस इंटरवल में ऐसा पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो। ठीक है, या तो एफ डैश एक्स 0 हो या एफ डैश एक्स डज नॉट exist। f dash x 0 हो या f dash x does not exist। ठीक है, f dash x 0 या f dash x does not exist, फॉर एग्जांपल, और डोमेन के अंदर अंदर। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट शुड ओनली इन द डोमेन, ऐसा लिख सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट शुड लाई ओनली इन डोमेन, डोमेन से बाहर नहीं है, डोमेन से बाहर नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एफ एक्स में लिख दूं एक्स प्लस 1 बाय एक्स, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को यदि 0 करा तो x प्लस माइनस 1 आ रहा है। एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, प्लस माइनस 1 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट इज प्लस माइनस 1, क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस 1। ग्राफिकली बता देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, number of critical point, number of critical point, ये पता है ना, मैक्स मैक्स मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बना, उसमें जो मैक्सिमम आ जाए, यस सर। है ना। तो जैसे 0 से 2 पाई की बात कर रहे हैं अपन, तो 0 से लेकर पाई से लेके 2 पाई, 0 से पाई साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है और कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम, ये हो गया ग्राफ, यहां पर हो गया ग्राफ, और फिर यहां पर हो गया ग्राफ, दिस इज मैक्सिमम। तो बता सकते हो बच्चों कितने पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होंगे ओपन इंटरवल में, 0 से 2 पाई में। 2। एफ डैश एक्स 0 हो, एफ डैश एक्स 0 का मतलब वहां पे इनडायरेक्टली टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गई, मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट हो गया। या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो, बोलो कितने पॉइंट? 2 नहीं, 3 पॉइंट। एक पॉइंट ये रहा, यस सर। ये एक ये रहा, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एफ डैश एक्स दोबारा अरे यार ये देखिए। यस सर, यस सर। ये वाला पॉइंट भी आएगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। है ना। तो बस मतलब ग्राफिकली देखना हो, ग्राफिकली देख सकते हो जनरली। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन में तो ग्राफिकली देखना पड़ेगा, है ना। ओपन इंटरवल है इसलिए 0 और 2 पाई को काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो 2 पाई पे भी वैसे तो एफ डैश एक्स 0 था, 0 पे भी था, पर ओपन इंटरवल है इसलिए काउंट नहीं करेंगे। क्लोज इंटरवल होता तो अपन काउंट कर लेंगे, ठीक है। देन एक लास्ट पॉइंट और इसमें, स्टेशनरी पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स 0, और ये भी डोमेन के अंदर अंदर ही होना चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, stationary point. Stationary point is the point. Stationary point is the point for y is equals to fx in a to b, where f dash x equals to 0. Stationary point should lie in the domain. Stationary point also should lie in the domain. थोड़ा सा अंतर है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट में देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर है बस। स्टेशनरी पॉइंट अपन किसको बोल रहे हैं? जहां पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, उसमें एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस काउंट नहीं होगा। एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यदि इस पे स्टेशनरी पॉइंट की बात करूंगा तो इसमें तो ये प्लस माइनस 1 भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें तो एफ डैश एक्स ये आ रहा है, स्टेशनरी पॉइंट ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और इसकी यदि अपन बात करें तो इसमें स्टेशनरी जो पॉइंट है, इसमें स्टेशनरी पॉइंट कितने होंगे? एक ही होंगे। स्टेशनरी पॉइंट एक ही होंगे, यहाँ वाला पॉइंट, ये वाला। क्रिटिकल पॉइंट 3 हो जाएंगे, और स्टेशनरी पॉइंट की आप बात करोगे तो स्टेशनरी पॉइंट इसमें एक ही होगा।
ठीक है, यस सर। क्रिटिकल पॉइंट क्या था इस वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट क्या था? क्रिटिकल पॉइंट सिंपली ये है बेटा कि देखो f डैश x 0 हो या f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप याद करो f डैश x 0 मतलब जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा था। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये जो आप देखोगे तो मैक्सिमा मिनिमा आ रहा था, जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होती है वो भी होगा। दूसरे और कौन से होंगे क्रिटिकल पॉइंट? जहां पे f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। f डैश x कहां पे एग्जिस्ट नहीं करता? इनडायरेक्टली नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल। यस सर। डायरेक्टली में बोलूं तो नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है? शार्प एज। तो वो ये शार्प एज, ये शार्प एज, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट में भी आएंगे, है ना, उसमें स्टेशनरी पॉइंट पे नहीं आएंगे। ये दोनों पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट पे नहीं आएंगे, बस ये ध्यान रखना। क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट में इतना सा अंतर है कि स्टेशनरी पॉइंट तो सीधे सीधे में केवल जहां पे f डैश x की वैल्यू 0 होगी, है ना, और स्टेशनरी पॉइंट f डैश x की वैल्यू 0 होती है। क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल्स टू 0 वाले भी लेने हैं और f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट करे वो वाले भी अपने को लेने हैं। ठीक है, चलो तो बस ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है ना। तो बस अब हम अगली क्लास से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। फिर ये 2-3 पॉइंट थे बस इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से फिर अब अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। यस सर, बाय सर। है ना, इसका मॉड्यूल पूरा कर लेना, राइट, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन में भी टाइम लगेगा, इंटीग्रेशन करना है तो, है ना। यस सर। Thank you, sir. ओके।